नमस्कार दोस्तों, आशीष दयाची इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राम बाबू पुरी। आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सीरीज के अंतर्गत लेकर आए हैं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक सब्जेक्ट जो कि आपके आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं सिलेबस की, हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव की, हमारे कोर्स के स्कोप की, और लास्ट में हम बात करेंगे आउटकम ऑफ द कोर्स की। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। सिलेबस में हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में। हमने आरटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। ये जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ सब टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। फीचर्स कौन कौन से होते हैं, नोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन पैराडाइम के बारे में जानेंगे। मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से मॉडल हम यूज करते हैं। फिर बात करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को रन करने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट नेटवर्क हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम नहीं कर सकता है। तो आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कोऑपरेटिव ऑटोनोमस सिस्टम। फिर हम बात करेंगे, इतना पढ़ने के बाद में हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हमने बनाया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज किए हैं, उनके कौन कौन से डिजाइनिंग इश्यू है उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर के इस थर्ड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिस्टम कंसेप्ट का गोल क्या है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में देखेंगे। हमारा जो सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल करवाएगा, इसको डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए किस आर्किटेक्चरल मॉडल का फॉलो करते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की, कि एक सिस्टम को डिजाइन करने के बाद जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है जिससे हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरेटिकल इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, हमारा जो कि यूनिट फर्स्ट का फोर्थ टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे नोशन ऑफ टाइम एंड स्टेट्स, ठीक है, स्टेट एंड इवेंट्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, टाइम क्लॉक एंड इवेंट प्रेसिडेंस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये जो टॉपिक्स हैं वो हम यूनिट फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डेवलप किया है, इससे रिलेटेड हम कौन सी प्रोग्रामिंग को यूज करने जा रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो कॉन्करेंट प्रोसेसेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग हम यूज कर रहे हैं, प्रोसेसेस किस तरीके से काम कर रही है, थ्रेड्स किस तरीके से यूज कम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ मॉडल्स फॉर प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से ग्राफ मॉडल हम यूज करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, टाइम सर्विसेज, लैंग्वेज मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशंस, ऑब्जेक्ट मॉडल, रिसोर्स सर्विसेज। एंड लास्ट में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले हैं, बस बेसिक फंडामेंटल जानेंगे कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में किस तरीके से इंटर प्रोसेस करवा के हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को कैसे शेयर कर सकते हैं, उनके बीच में कैसे मैसेज को पास किया जा सकता है, एक जो क्लाइंट है वो सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट भेज सकता है, सर्वर जो है वो क्लाइंट को कैसे रिप्लाई करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो हम बात करेंगे रिक्वेस्ट रिप्लाई एंड ट्रांजेक्शन्स कम्युनिकेशंस की बात करेंगे। फिर बात करेंगे नेम एंड डायरेक्टरी सर्विसेज की बात करेंगे, और इसमें यूज होने वाले आरपीसी और आरएमआई की केस स्टडी का, यानी एग्जांपल देके हम बात करेंगे कि रिमोट प्रोसीजर कॉल और रिमोट मेथड इन्वोकेशंस
को कैसे हम हमारे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, जिससे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस को कंप्लीट कर पाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे हमारे यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमने आपको बताया कि पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम बात करेंगे सिस्टम परफॉर्मेंस मॉडल, स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग विद कम्युनिकेशंस, डायनामिक लोड शेयरिंग एंड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक है यूनिट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की बात करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बाद में ही आया है गूगल फाइल सिस्टम। तो उसके बाद में बात करेंगे हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है इसकी हम जानेंगे ट्रांसपेरेंसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की, इसका डिजाइन कैसे किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। और हम बात करेंगे कि जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डेटा और फाइल की रेप्लिकेशंस कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में देखेंगे, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का ही एक पार्ट है। फिर हम देखेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग और डीएफएस, यानी जो हमारी फाइल सिस्टम है उसको केस स्टडी के द्वारा देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सन नेटवर्क फाइल सिस्टम को केस स्टडी के थ्रू आपको एग्जांपल देके बताएंगे। फिर नेक्स्ट केस स्टडी के अंतर्गत ही हम बात करेंगे जनरल पैरेलल फाइल सिस्टम्स एंड विंडोज फाइल सिस्टम की बात करेंगे, और इसी का एक सेकंड पार्ट है एंड्रयू एंड कोडा फाइल सिस्टम की। तो ये जो फाइल सिस्टम है जिसमें हम सन नेटवर्क फाइल सिस्टम, जनरल पैरेलल फाइल सिस्टम, विंडोज फाइल सिस्टम, एंड्रयू एंड कोडा फाइल सिस्टम, इनको केस स्टडी यानी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इसी सीरीज में हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ का जो सिलेबस आपके आरटीयू में दे रखा है उसमें सबसे पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो किस तरीके से मेमोरी को शेयर करता है, जिसमें हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस आर्किटेक्चर। फिर बात करेंगे मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल, फिर बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर कैशे सिस्टम। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी क्या होती है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि एक जो हमने मेमोरी यूज की है हमारे सिस्टम में उसको एक अदर रिसोर्सेज की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यूनिट फोर्थ के सेकंड पार्ट में जो सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन पैराडाइम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स की हम बात करेंगे। तो उसमें हम टेल इन्यूमरेट्स की बात करेंगे, कैजुअलिटी की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट्स की बात करेंगे, मॉडलिंग इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस पढ़ेंगे। फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें अगर कोई फेलियर आता है, कोई फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करेंगे और इलेक्शंस की बात करेंगे। फिर लास्ट में जो हमने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में भी पढ़ा है डेडलॉक कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि हम जो डेडलॉक की कंडीशंस अगर आ जाती है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। इसी तरीके से हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्मिनेशंस, डिटेक्शंस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी सिस्टम को जब डेवलप कर लेते हैं तो हम क्या क्या गारंटी देते हैं क्लाइंट को, एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम क्या क्या गारंटी दे सकते हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे लिए क्लाइंट को किसी भी फॉल्ट से बचाना होता है। तो हम समझेंगे कि हमारे फॉल्ट का कंसेप्ट क्या होता है, उसको रिजोल्व कैसे किया जा सकता है, और जब अगर कोई फेल्योर कंडीशन हो जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है कि ताकि यूजर का जो डेटा है वो क्या ना हो, लॉस नहीं हो। तो इसी में हम बात करेंगे कि जो बेजेंटाइन फॉल्ट्स है वो किस तरीके से जनरेट हो सकता है, उसके एडवर्सरीज देखेंगे और बेजेंटाइन एग्रीमेंट के थ्रू उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेंसस एल्गोरिदम होती है उनको भी हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंसस एंड रैंडमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट करेंगे। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर पर पूरा कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई मैनमेड डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। तो हम
अनदर फिजिकल लोकेशंस पर भी हमारे डेटा के जो सर्वर पर डेटा पड़ा हुआ है उसकी कई सारी कॉपी क्रिएट कर देते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, जिसमें हम रेप्लिकेशंस का कंसेप्ट देखेंगे, उनके क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उनको देखेंगे। फिर देखेंगे डेटाबेस टेक्निक के बारे में कि हम जो डेटा एक जगह से किसी यूजर से हमने एक बार डेटा लिया है उसको मल्टीपल जगह कैसे स्टोर करवाया जा सकता है सेम टाइम पर। फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मल्टीकास्ट एंड अपडेट प्रोपेगेशन, यानी एक बार अगर हमारे पास में कोई डेटा आ गया है तो उसको किस तरीके से सेम टाइम पर एक लोकेशन पर अपडेट करने पर सभी जगह पर कैसे अपडेट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर। फिर हम बात करेंगे इसी सीरीज के अंतर्गत कोरबा केस स्टडी की बात करेंगे। ये कोरबा केस स्टडी से ही हम समझेंगे कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है इसमें हम किस तरीके से डेटा को रेप्लिकेट करके हमारे जो क्लाइंट है उनको एक एग्रीमेंट साइन करके दे देते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा। जैसे हम बात करेंगे गूगल फाइल सिस्टम की, तो गूगल ने आपके लिए गूगल ड्राइव दिया है, तो आप को वो ऑथेंटिकेट करता है अपने डेटा को अपलोड करने के लिए। लीगली आप उसके ऊपर डेटा को अपलोड कर सकते हैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करके, और उसकी सिक्योरिटी गूगल प्रोवाइड करवाता है। तो हम कोरबा की केस स्टडी को पढ़ने से पहले देखेंगे कोरबा क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर जो कोरबा है वो किस तरीके से रिमोट मेथड इन्वोकेशन का यूज करता है, कोरबा की कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है जिनको हम यूज कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हमने पांचों यूनिट का सिलेबस आपको बताया है। इसकी नेक्स्ट कड़ी में हम बात करेंगे हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है, इस कोर्स को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं हम, ताकि कुछ कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर सके। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड कंकरेंट प्रोग्रामिंग। यानी हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके डिजाइनिंग लेआउट क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है, और उसको बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। इस इन सारे कंसेप्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या लेकर चल रहे हैं, द कोर्स एम्स टू इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल concepts, models and design principle associated with distributed computing environment। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए उसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। मॉडल्स का क्या होता है, कौन कौन से मॉडल, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का हम यूज कर रहे हैं, पी टू पी नेटवर्क मॉडल का हम यूज कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनके डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, तो उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स विल गेन इंसाइट इनटू द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, concurrent processes, communication paradigm in various operating systems types। यानी तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन करने के लिए डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करने होते हैं, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोनोमस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी हेल्प से हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। तो वो किस तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से एक रिक्वेस्ट रिप्लाई मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू देना है, उनके फीचर्स आपको बताने हैं कि हमारे जो प्रोसेस हैं, कम्युनिकेशन पैराडाइम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके इनसाइट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, द कोर्स आल्सो एक्सप्लोर थ्योरेटिकल इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फोकसिंग ऑन टाइम, स्टेट एंड इवेंट्स। अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसके डिजाइनिंग डेवलपमेंट फेज की सारी थ्योरेटिकल चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू अभी भी बने हुए हैं जिनमें हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे टाइम
टाइम के ऊपर, हम जो बात कर रहे हैं स्टेट के ऊपर, हम बात करेंगे किसी इवेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे कोर्स का स्कोप क्या है, कि इसको पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब आप जान जाएंगे कि एक्सप्लोर हो पाएंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, और जो हमारी कंप्यूटेशन पैराडाइम है वो कौन कौन सी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानेंगे, जिनमें आप सेंट्रलाइज, नेटवर्क, कोऑपरेटिव ऑटोनोमस सिस्टम की बात करते हैं। दूसरा हम बात करें डिजाइन के इश्यूज के बारे में, आप डिस्कस करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। इसी तरीके से हमारा दूसरा स्कोप है सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। हाँ, यानी जितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से हमने स्कोप में डिवाइड किया है। तो दूसरा हमारा जो स्कोप है वो है सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर इंजीनियर आप बन सकते हैं। हमारे इसको पढ़ने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी कि हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसका गोल क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, सर्विसेज, आर्किटेक्चरल मॉडल को आप समझ पाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि आप एक्सप्लोर कर पाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और जान पाएंगे कि उसके थ्योरेटिकल इश्यूज क्या क्या हैं, जिनको कोरिलेट करेंगे टाइम से, क्लॉक से, इवेंट से। फिर बात करेंगे कंकरेंट प्रोसेस और प्रोग्रामिंग की, यानी एक साथ कितने प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं और उनको करने के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हम प्रोसेस और थ्रेड के बारे में स्टडी करेंगे, उनके ग्राफ मॉडल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम जानेंगे कि क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से टाइम को प्रोसेस, टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। एक लैंग्वेज मैकेनिज्म जानेंगे जो हमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज की जाती है। फिर हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको देखेंगे कि हम जब कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पैराडाइम आप पढ़ रहे हैं, एक एक आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया है, तो किस तरीके से मैसेज पास किया जा सकता है, किस तरीके से रिक्वेस्ट और रिप्लाई मेथड यूज होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग स्कोप। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आप एग्जामिन कर पाएंगे, क्या एग्जामिन कर पाएंगे कि हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम सिस्टम परफॉर्मेंस मॉडल को देखेंगे। स्टैटिक प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, मैं दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम डायनामिक लोड शेयरिंग और बैलेंसिंग मेथड का यूज करते हैं, तो उसको किस तरीके से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइव इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को भी एक एग्जांपल के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू समझेंगे, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं और वहां पर हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर करके एक लोकेशन से हम हमारे डेटा को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल फिजिकल लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। अब जितने भी कंपोनेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अटैच्ड होते हैं उनमें एक मेमोरी भी सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको किस तरीके से शेयर किया जा सकता है, यानी एक सिस्टम की मेमोरी को अनदर सिस्टम की मेमोरी के साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी जो एक्सेस आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। हम मेमोरी एक्सटेंसिव मॉडल के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि ये मल्टी प्रोसेसर कैसे सिस्टम, जो हमारी कैसे मेमोरी है वो सिस्टम कैसे काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। फिर हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे किसके बिहाफ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, जिसमें हम कैजुअलिटी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्नैपशॉट्स की बात करते हैं, फेल्योर की कंडीशंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमने यूनिट 5 की बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट के बारे में, यानी हम बेसिक कंसेप्ट, जो फॉल्ट के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, फेल्योर के, रिकवरी करने के, हम जिसमें बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं, बेजेंटाइन एग्रीमेंट की बात करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे डेटा मैनेजमेंट को, रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट को, जिसमें हम डेटाबेस टेक्निक्स, एटॉमिक मल्टीकास्ट, अपडेट प्रोपेगेशंस और कोरबाइटी केस स्टडी के बारे में इसको डिटेल से इन डिटेल पढ़ेंगे।
ये जितना भी जो भी सिलेबस मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ये वन बाय वन ईच टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने दोस्तों को भी अगर बताएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। और इतना मैं कह सकता हूं कि अगर इतना सारा सब कुछ कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है तो आरटीयू का चाहे किसी भी टाइप से पेपर बन के आए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब अगर इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं है एक आउटकम जनरेट होके आएगा। वो क्या आउटकम होगा, यानी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या आ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप क्या सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में, तो वो उनके बारे में आप देखेंगे, उनकी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं वो जो आ सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि after completion of this course student will be able to learn describe process management, यानी जो एक प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उसको डिस्क्राइब करेंगे। आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैसे काम करती है, और एक हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, और उसको मैकेनिज्म को यूज करने के बाद जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डेवलप कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो उसको डिस्क्राइब करना आप सीख जाएंगे। तीसरा हमने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप्स के फाइल सिस्टम्स की हमने बात की है। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है उनके बीच में आप कंपैरिजन करना पता चल जाएगा, आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि अगर हम कोरबा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं या नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, एडरी फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप एनालाइज कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी को और मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल को। उसके साथ में आप देखेंगे कि जो फेल्योर की कंडीशन होती है वो किस तरीके से जनरेट हो सकती है, किस तरीके से हम सडनली वो हम फॉल्ट का को फेस आउट कर सकते हैं, तो उसको एनालाइज करेंगे। डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उसको एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपके पास 5 जो है आउटकम जनरेट होके आ जाते हैं आपके 5 यूनिट के हिसाब से। दूसरा हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट एल्गोरिदम्स। हमने आपको बताया था कि बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस की कंडीशन जब आती है तो हम कॉन्सेंसस एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो जो डिफरेंट एल्गोरिदम और टेक्निक हम यूज कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके बारे में देखेंगे कि उनकी हेल्प से हम किस तरीके से क्लाइंट को ये ट्रस्ट करवाएं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो एक रिलायबल सिस्टम है। तो हम देखेंगे कि डेटा के रेप्लिकेट बनाने के लिए रेप्लिकेट डेटा मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, तो उनको वेरियस केस स्टडी के माध्यम से ही देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स आउटकम थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको यूट्यूब चैनल, डिजिटल कंटेंट और क्लास के अलावा कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना है तो कुछ रेफरेंस और टेक्स्ट बुक है जिनके माध्यम से आप अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। वैसे सारे नोट्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारे इन्हीं बुक से रिलेटेड हैं, इन्हीं बुक से लिए गए हैं। जिसमें हम रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो रेफरेंस पहली जो बुक है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रिंसिपल एंड पैराडाइम के नाम से। एंड्रयू टेनमबम के ऑथर हैं इनके। ये आपको सेकंड एडिशन पीएचआई का मिलेगा। दूसरी रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नाम से है, जिसमें एल्गोरिदम अप्रोच को लिया गया है। ये आपको 2007 का जो है घोष भाई साहब का मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें बुक्स में रेफरेंस में ही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसेप्ट एंड डिजाइन। ये जॉर्ज कॉलरिस और टिम किनबर्ग के नाम से हैं।
ये ऑथर हैं। और पियर्स एजुकेशन 5th एडिशन आपको मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। और मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो बुक है जो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप टेक्स्ट बुक की ओर जाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक में एक आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। रैंडी चाउ एंड टी जॉनसन राइटर हैं और पियर्सन की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड डिजाइन। ये प्रदीप के सिन्हा की पीएचआई पब्लिशर की है। ये थोड़ी इजी लैंग्वेज में है तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम हर दिन डे बाय डे जो भी टॉपिक कवर करेंगे, आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इस हमारी जो सिलेबस के पार्ट हैं, यूनिट 0 में हमने कुछ असाइनमेंट दिए हैं, तो इसी तरीके से आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी आपको देंगे, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें, उनको आप रिकॉल करें। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या होता है। हमने बात की थी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, इससे पहले भी कोई ना कोई सिस्टम चलता होगा, तो उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। तो भैया सेंट्रलाइज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को जो भी सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अकॉर्डिंग टू आरटीयू सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें और भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी आपकी अपनी भाषा में। थैंक यू।